आज हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें अलाउद्दीन साम्राज्य विस्तार के बारे में। हम पढ़ रहे थे कि अलाउद्दीन जो है सिकंदर महान की तरीके से अपनी विजय की पताका पूरी दुनिया में फहराना चाह रहा था। उसकी भी इच्छा थी कि वो न सिर्फ अपने भारत के भीतर स्वतंत्र राज्यों को अपने अधीन करे, अभी तो पूरी दुनिया को अपने झंडे के अंतर्गत लाना चाह रहा था। और उसने अपने सिक्कों पे और तमाम सार्वजनिक प्रथाओं में भी अपने आप को सिकंदर द्वितीय कहलाना पसंद किया। जो पब्लिक फंक्शंस होते थे, जो उसके क्वाइंस होते थे, उसमें अपने आप को उसने सिकंदर द्वितीय घोषित किया। और एक जगह वो कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं विश्व विजय करूं। उसके लिए वो कहता है कि भगवान ने मुझे 4 मित्र दिए हैं, उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां और अलफ खां। अलाउद्दीन जी कहता था कि भगवान ने मेरे 4 मित्र दिए हैं। अपने सेनापतियों का नाम गिनाता था, उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां और अलफ खां, जिन्होंने मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव से राजाओं की तरह सी शक्ति और गौरव अर्जित कर लिया है। और यदि मैं चाहूं तो इन 4 मित्रों की सहायता से एक नए धर्म की नींव डाल सकता हूं। मेरे पास असीमित धन है, सैनिक हैं, हाथी है। और आगे वह कहता है कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली का शासन किसी को सौंप दूं, किसी प्रतिनिधि को सौंप करके सीधे निकलूं और पूरी दुनिया में भ्रमण करूं, दुनिया की विजय करूं। लेकिन अपनी इस इच्छा का परित्याग कर दिया। उनके एक बड़े प्रिय मित्र थे मुल्क, उन्होंने कहा ये सब चक्कर छोड़ो, दुनिया विश्व विजय का। और इसके बाद अपने आप को सिकंदर द्वितीय घोषित करने वाले अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विश्व विजय की आकांक्षा सिकंदर की तरीके से त्याग दी। किंतु अपने 20 वर्षों के शासनकाल में अलाउद्दीन ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों को जीत लिया। स्वतंत्र भारतीय राज्यों को जो थे उनको अपने अधीन किया। और यहाँ इनकी साम्राज्य विस्तार की नीति को हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत करके 2 भागों में पढ़ेंगे। आज हम उत्तर भारत में किए गए इनकी विजय की चर्चा करते हैं कि उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन राज्यों को जीता। आप जानते होंगे कि अलाउद्दीन का विस्तार इधर देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में सिंधु तक था, अवध तक था। दक्षिण में उन्होंने पांड्य छोड़ करके सारे राज्यों को विजित कर लिया था। तो आज हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के महत्वपूर्ण सैन्य अभियान कौन कौन से थे। और उत्तर भारत दक्षिण भारत की विजय में एक फ़र्क था। उत्तर भारत जहां उन्होंने सीधे अपने नियंत्रण में लिया, अपने सूबेदारों के माध्यम से, जो उत्तर भारत के विजित क्षेत्र थे उन्होंने अपने सूबेदारों के माध्यम से सीधे नियंत्रण किया। जबकि दक्षिण में ऐसा नहीं था। दक्षिण के राज्यों को जो उन्होंने जीता, उन्होंने प्रशासनिक नियंत्रण तो बनाए रखा और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनका बस इसी लेवल तक था जहां तक कि वहां से माल आता रहे, धन आता रहे। और एक बात और ध्यान देने की है कि अलाउद्दीन खिलजी साहब पहले तुर्क थे जिन्होंने कि विंध्य पर्वत पार करके दक्षिण भारत में पहले तुर्क थे, सैन्य अभियान चलाया या गए। उत्तर भारत की प्रमुख विजय की अगर बात करें उनकी, तो पहली विजय इनकी थी कौन? गुजरात की विजय थी, गुजरात। दूसरी रणथंभौर, तीसरी चित्तौड़, ठीक, चौथी मालवा, 5वां सिवान और 6वां जालौर। उत्तर भारत के इनके महत्वपूर्ण जो विजय अभियान थे उनमें गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और सिवान और लास्ट में जालौर, ये क्रम से हैं। अगर आप देखेंगे तो गुजरात उन्होंने 1297 में अभियान किया था, रणथंभौर 1301 में था, चित्तौड़ 1303 में था, मालव 1305 में था और सिवान 1308 में था और जालौर का आक्रमण 1311 में था। तो ये अलाउद्दीन उत्तर भारत में जो महत्वपूर्ण सैन्य अभियान थे उनका क्रम इस प्रकार से एग्जाम में आता है। पहला गुजरात था, फिर रणथंभौर, चित्तौड़, मालव, सिवान और अंत में जालौर। 6 मुख्य अभियान हैं। गुजरात 1297 में, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में, मालव 1305 में, सिवान 1308 में, जालौर 1311 में। और अब हम पढ़ते हैं पहले इनके गुजरात अभियान के बारे में।
गुजरात का आक्रमण जो है 1297 में हुआ, 1297। उस समय गुजरात में बघेल राजा कर्ण द्वितीय उस समय शासन थे, बघेल राजा थे, बघेलों का शासन हुआ करता था। और गुजरात का राज्य जो था बड़ा ही आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और शक्तिशाली था। उसकी एक वजह ये थी कि ईरान और अरब से वहाँ समुद्री व्यापार हुआ करते थे और एक बड़ा अच्छा कमर्शियल हब था, कमर्शियल सेंटर था। इस कारण से गुजरात जो है उस समय एक बड़ा ही समृद्ध, शक्तिशाली भी था, समृद्ध भी था और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में विख्यात था। यहाँ बताते हैं कि अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण ये था, जनाब जो राजा कर्ण द्वितीय थे, इन्होंने उनके प्रधानमंत्री कहीं बाहर गए थे, उस समय उनकी पत्नी को अपने नियंत्रण में ले लिया। सोचिए, राजा कर्ण ने अपने ही प्रधानमंत्री की पत्नी को, जबकि वो कहीं बाहर थे, उनकी पत्नी को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बात से वो नाराज थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को आक्रमण का प्रस्ताव भेजा और जाहिर सी बात है कि जब घर में विभीषण हो तो फिर चाहे आप रावण ही क्यों न हो, कितना हो शक्तिशाली हो, मेघनाथ हो, आप विजयी नहीं हो सकते। अच्छा, उत्तर भारत के आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी के जो दो महत्वपूर्ण सेनापति थे, उसमें उल्लूक खां और नुसरत खां थे। तो उन्होंने उल्लूक खां, नुसरत खां को भेजा कर जाओ यार, देखो और कब्जा करो। तो इन लोगों ने सिंध से घुसे, सिंध से आक्रमण किया और रास्ते में जैसलमेर मिला, जैसलमेर को लूटा पटा और जैसलमेर पे कब्जा कर लिया, नियंत्रण में लिया और वहाँ से पहुँचे। अच्छा, गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा थी उस समय, अनिलवाड़ा राजधानी थी। तो वहाँ से ये राजधानी की तरफ चले, लेकिन पराजित हुए, राजा कर्ण द्वितीय पराजित हुए। और पराजय होने के बाद देखा, और रोचक बात है कि इन्होंने अपनी पुत्री, इनका नाम क्या था, क्या था उनका नाम पुत्री का, बताइए? नहीं पता। देवल नाम था। अपनी पुत्री देवल को लेकर के भागे और कहाँ गए शरण लेने के लिए? देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ चले गए। नुसरत खां और उलूग खां के आक्रमण से पराजित होने के बाद गुजरात के तत्कालीन बघेल राजा कर्ण द्वितीय अपनी पुत्री को, ध्यान दीजिएगा, पत्नी को लेके नहीं भागे, पुत्री को खाली लेके भागे, देवल को लेके भागे। वो कहाँ गए? देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। और इधर जो राजा कर्ण की पत्नी थी कमला देवी, उनको जो है इन लोगों ने बंदी बना लिया, बंदी बना करके दिल्ली ले गए। और तो बाद में वहाँ अलाउद्दीन खिलजी से उनका विवाह हुआ। और ये देखिए विडम्बना देखिए कि राजा कर्ण द्वितीय अपने प्रधानमंत्री की पत्नी का अपहरण कर लिए थे। परिणाम कहिए या जो भी कहिए, हुआ यूँ कि राजा कर्ण द्वितीय की जो पत्नी कमला देवी थी, उनको बंदी बना लिया गया। वो पराजित होकर अपनी पुत्री देवल को लेकर के देवगिरी के रामचंद्र देव के यहाँ चले गए और बाद में ये दिल्ली ले जाई गई। वहाँ से कमला देवी को जो है अलाउद्दीन सिंह ने अपनी रानी बनाया, अपनी प्रिय पत्नी, और उनकी प्रिय पत्नी थी। और इधर क्या हुआ कि इन्होंने गुजरात में काफ़ी लूटपाट मचाई इन लोगों ने, और क्या कहते हैं कि जो प्रमुख नगर थे उनको लूटे पाटा। और यहाँ तक कि सोमनाथ का मंदिर, जिसका कि जीर्णोद्धार कुमार पाल ने कराया था, वहाँ उसको भी उन्होंने तहस नहस किया। और फिर गए खंबात की खाड़ी तक, खंबात की खाड़ी पे आक्रमण किया। वहाँ हिंदू मुसलमान दोनों को लूटा। ऐसा नहीं था कि मुसलमानों को ही छोड़ दिया, हिंदुओं को लूटा। खंबात की खाड़ी में वहाँ हिंदू मुसलमान दोनों को लूटा। और वहीं इनको मिलते हैं मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था जानिएगा? अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के विषय में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मलिक काफूर, एक बार एग्जाम में ये कौन था? ये हिजड़ा था, दूसरा हिंदू था, तीसरा गुलाम था, चौथा दे दे कि अलाउद्दीन के दक्षिण के आक्रमण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। चौथा दे दे कि हाँ इसको कौन ले आया था? नुसरत खां लाया था, नुसरत खां लाया था। तो मेरे भाई इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि कभी मलिक काफूर की बात आती है तो मलिक काफूर की खोज नुसरत खां ने अपने गुजरात आक्रमण में की थी, ये भी सही है। और कभी आता है, क्या लिख दिया मैंने, हाँ, कि ये अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के सैन्य अभियान में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये बिल्कुल सही है। और ये आता है कि मलिक काफूर स्लेव थे, तो बिल्कुल सही है, ये गुलाम थे।
दास थे। और अगर कभी ये आता है कि हिंदू थे या मुसलमान, तो ये हिंदू भी थे। अगर कभी ये आता है ये पुरुष थे, स्त्री थे, तो ये तो हिजड़ा थे। तो ये हिंदू, हिजड़ा, गुलाम, अलाउद्दीन के दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, और इनकी खोज नुसरत खान ने गुजरात अभियान के दौरान की थी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और हाँ की थी। और इनको 1000 स्वर्ण दिनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर साहब को 1000 स्वर्ण दिनार में खरीदा गया था। दैट्स वाई इनको 1000 दिनारी भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? 1000 दिनारी। ठीक। और गुजरात विजय के बाद, वहाँ पे बताया कि उत्तर भारत विजय के बाद सीधे नियंत्रण में लिया, तो उन्होंने किसको? अलब खां को यहाँ का सूबेदार बना करके सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया, और दिल्ली सल्तनत का गुजरात हिस्सा हो गया। और अलब खां वहाँ के सूबेदार हुए, या गवर्नर कहिए, सूबे का मालिक वहाँ के गवर्नर हुए। रणथंभौर अभियान। और रणथंभौर राजपूतों का एक महत्वपूर्ण गढ़ था, आपको मालूम है। और वहाँ पे उस समय चौहान वंशी राजा हमीरदेव का शासन था। रणथंभौर में चौहान वंशी शासक हमीरदेव थे। हमीरदेव का शासन था उस समय। रणथंभौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुदृढ़ राजपूतों का किला था। ऐसा नहीं कि इन्होंने, अलाउद्दीन ने पहली बार आक्रमण किया। रणथंभौर पे कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश ने भी आक्रमण किया था, आक्रमण करके अपने अधीन किया था। लेकिन बाद में राजपूतों ने फिर से अपने आप को आज़ाद कर लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापतियों, जो उनके सिद्ध सेनापति हैं, नुसरत खां, उलूग खां को रणथंभौर भेजा कि जाओ विजयी करो। वजह ये थी कि उस समय जो वहाँ के राजा हमीरदेव थे, चौहान वंशी शासक थे, इन्होंने 9 मुस्लिमों को संरक्षण, 9 मुस्लिम, वही जो मंगोल जिन्होंने कि मुस्लिम धर्म आक्रमण स्वीकार कर लिया था, ऐसे मंगोल जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, उन्हें 9 मुस्लिम कहा जाता था। और राजा हमीरदेव ने जो है अपने यहाँ 9 मुस्लिमों को शरण दी थी। उनका अपराध यही था। 1299 में उलूग खां, नुसरत खां जाते हैं रणथंभौर, आसपास के किले को, आसपास के क्षेत्र को जीत करके रणथंभौर किले पे घेरा डाल देते हैं। लेकिन उसी दौरान एक घटना घटती है कि एक पत्थर से आक्रमण के चलते नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। और नुसरत खां के मरते ही तुर्की सेना में भगदड़ मच जाती। जाहिर सी बात है कि नुसरत खां जैसा सेनापति दिवंगत हो गया, तो इसके बाद तुर्की सेना में खलबली मचती है। उसी का फायदा उठा करके राजा हमीरदेव तुरंत जो है उलूग खां पे आक्रमण कर देते हैं, दूसरे सेनापति। उसका परिणाम ये होता है कि दोनों पराजित हो जाते हैं। बाद में जब इसकी खबर अलाउद्दीन को लगती है, तो 1300 में वो खुद जाते हैं, खुद जाकर के रणथंभौर का घेरा डाल दिया उन्होंने। लेकिन बड़े लंबे समय तक वो भी कामयाब नहीं हुए। रणथंभौर का दुर्ग इतना सुदृढ़ था और इतना सुव्यवस्थित था कि एक लंबे समय तक अलाउद्दीन भी 1300 में गए, और 1300 ईस्वी की बात है, वहाँ पे उन्होंने घेरा डाला, बड़ा प्रयास करते रहे, लेकिन उनके अधिकार में नहीं आया। अंत में वही जो माल चचा जलालुद्दीन के मर्जी के बगैर जा करके लूट के लाए थे, शायद उसी के बल पे हमीरदेव के एक मंत्री थे, उनका नाम रणमल था। ये गद्दार निकल गए। हमीरदेव के एक मंत्री थे, बताया जाता है कि रणमल नाम था उनका। रणमल को इन्होंने मिला लिया, रणमल को मिला लिया और प्रलोभन दिया। इस प्रलोभन का परिणाम ऐसा हुआ कि हमीरदेव को पराजित होना पड़ा। और इसके मंत्री, इसका मिनिस्टर था रणमल, इसी मिनिस्टर के बल पे हमीरदेव जैसा शासक पराजित हुआ। और ये बात 1301 की है, किले का रणथंभौर का आक्रमण 1301 की है, पराजित हुआ। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमीरदेव की हत्या तो की गई, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाले जो मंगोल 9 मुस्लिम थे, बड़ी बहादुरी से उन्होंने हमीरदेव जो उन्होंने संरक्षण दिया था, उनके शरणागत थे। इस नाते उन्होंने जम करके, ये भी देखिए मुस्लिम थे, ये 9 मुस्लिम ही तो थे, मंगोल थे, लेकिन उन्होंने राजा हमीरदेव का साथ दिया और राजा हमीरदेव से मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके लड़े और अलाउद्दीन ने सबकी हत्या कर दी। दूसरी तरफ अलाउद्दीन से जाकर के मिलने वाला जो हमीरदेव का मंत्री रणमल था, वो हिंदू था, वो गद्दार निकला, उसने मुसलमान का साथ दिया।
तो ये सत्ता की लड़ाई है, ये तलवारों, कुर्सियों और दौलतों का संघर्ष है। इसमें कोई किसी का नहीं होता, इसमें तात्कालिक लाभ ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये इतिहास हमें हमेशा चेतावनी देता है। इसके बावजूद भी अगर हम कुंद मंद बुद्धि रहें तो ये हमारी गलती है। बाद में हमीरदेव और 9 मंगोलों के मृत्यु के बाद, इनकी हत्या के बाद, वहाँ जो राजा हमीरदेव की पटरानी थी, उनके नेतृत्व में सबने जौहर कर लिया, सारी स्त्रियों ने, महिलाओं ने जौहर किया। और उस समय कवि अमीर खुसरो का नाम सुना होगा उसमें आपने, और अमीर खुसरो उस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी साहब के साथ थे और उन्होंने इसका बहुत ही विशद वर्णन किया है। ये हो गई रणथंभौर की बात। और चित्तौड़ की विजय की बात अगर करें संक्षेप में, तो चित्तौड़ आप जानते हैं क्या था, मेवाड़ की राजधानी थी और वहाँ पे गोइलौत वंश का शासन था। उस समय राजा राणा रतन सिंह, क्या नाम था, राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह साहब वहाँ उस समय शासक थे। और 1303 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं वहाँ जा कर के किले के चारों ओर घेरा डाल दिया था। और अलाउद्दीन के साथ गया हुआ प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो इस बात को कहते हैं कि हिंदुओं का स्वर्ग जो था, ये चित्तौड़ के बारे में कहते हैं, वो हिंदुओं का स्वर्ग जो था 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा था। हिंदुओं का स्वर्ग, याद रखिएगा, हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। ये जो है चित्तौड़ के बारे में कहा गया है। अमीर खुसरो ने कहा है कि हिंदुओं का स्वर्ग जो है, ये चित्तौड़ किले की बात हो रही है, ये 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। और आगे आप देखेंगे कि ये चर्चा बहुत होती है कि ये आक्रमण जो है, ये सब जायसी के पद्मावत से आया है कि अलाउद्दीन ने शायद आक्रमण जो है राजा रतन सिंह की जो अप्रतिम सुंदर पत्नी थी, जिनका नाम रानी क्या था, पद्मिनी था, पद्मिनी के रूप सौंदर्य और उनके रूप सौंदर्य से प्रभावित होकर के अलाउद्दीन ने यहाँ पे आक्रमण किया था। लेकिन ये सब एक गल्प है, ये सब एक साहित्यिक सत्य है, ऐतिहासिक सत्य ऐसा नहीं है। इसकी चित्तौड़ किले की एक सामरिक महत्व था, इसी के नाते एक विस्तारवादी नीति के चलते अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। और अलाउद्दीन ने वहाँ पे चित्तौड़ में 1303 में घेरा डाला और बड़े लंबे समय तक उनका घेरा रहा, करीब बताते हैं 6-7 माह तक, और वो किला जीत नहीं पाए। बड़ा महत्वपूर्ण और सुदृढ़ किला था, वो किला जीत नहीं पाए। अंत में 6-7 माह तक घेरा डालने के बाद राजपूत साक्ष्य ये कहते हैं कि राणा रतन सिंह जो है लड़ते लड़ते युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन अन्य इतिहासकार जो हैं, जैसे अमीर खुसरो हैं, इसामी आदि, कहते हैं कि किले की घेरेबंदी के दौरान राजा जो थे, उन्होंने, रतन सिंह ने सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण के बाद अलाउद्दीन ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। ये अमीर खुसरो और इसामी जैसे अन्य इतिहासकार बताते हैं। अमीर खुसरो ये भी बताते हैं कि उस किले में उस युद्ध के दौरान शरण लेने के लिए करीब 30,000 किसान अंदर घुस गए थे, जिसके कि अलाउद्दीन ने आदेश दे करके, ये भी प्रश्न अगर कभी आता है, किसने जो है किले के भीतर 30,000 किसानों का कत्लेआम करा दिया था, तो ये और इस तरीके से चित्तौड़ की विजय पाने के बाद उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र खिज्र खां, जिनका नाम था, खिज्र खां को वहाँ का चार्ज दिया और कहा कि बेटा अब इसको देखो तुम, फिर यहाँ कोई विद्रोह न होने पावे। और चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया। कभी खिजराबाद आता है, नाम था तो चित्तौड़ का नाम था, लेकिन चला नहीं। 1311 में ही, मात्र कुछ ही सालों के बाद, ये जो खिज्र खां का वहाँ रहना राजपूतों को एकदम पसंद नहीं था। राजपूतों ने निरंतर दबाव बनाया, उसके चलते 1311 में खिज्र खां को, वो जो खिजराबाद उन्होंने चित्तौड़ का नाम बदल दिया था, खिज्र खां को छोड़ना पड़ा चित्तौड़। और वहाँ छोड़े तो अलाउद्दीन को लगा कि अब किसको नियुक्त किया जाए, तो उन्होंने, ऐसा नहीं था कि वो अलाउद्दीन थे तो उनको वहाँ कोई राजपूत सरदार उनका मित्र नहीं था, मालदेव थे, मालदेव जो को उनके विश्वास पात्र थे अलाउद्दीन के। तो उन्होंने जो है खिज्र खां अपने बड़े बेटे को बुला लिया और मालदेव को उनको वहाँ का प्रतिनिधि बना दिया, कह दिया आप देखो। लेकिन रतन सिंह के वंशजों ने फिर भी विरोध जारी रखा और मालदेव ने सोचा कि निपट जाएगा। उन्होंने अपनी बेटी की शादी उन लोगों से कर दी
लेकिन अंत तक वो जो उन्होंने मालदेव को भी, भाई मालदेव एक तरीके से अलाउद्दीन का ही आदमी तो था, तो राजपूतों ने वहाँ के मालदेव को भी स्वीकार नहीं किया। अंत में मालदेव की मृत्यु होती है और फिर से जो है चित्तौड़ और क्या कहते हैं कि पूरे मेवाड़ पे उन्हीं भूलवंशी राजपूतों का अधिकार हो जाता है। संक्षेप में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई, फिर से आज़ाद हो गए। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने की है कि ये जो रानी पद्मिनी एक बात यहाँ ध्यान देने की और है कि जैसे हम पढ़ रहे थे कि रणथंभौर के किले में पराजय के बाद जौहर हुआ था, यहाँ पे जो है चित्तौड़ के किले में कोई जौहर नहीं। अमीर खुसरो साहब जो वहाँ आंखों देखी बयान कर रहे हैं, उन्होंने ये मेवाड़ चित्तौड़ के आक्रमण के दौरान जौहर का उल्लेख नहीं किया है, वहाँ जौहर नहीं हुआ था, और जिसकी पुष्टि स्वतंत्र साक्ष्यों से भी हुई है। ये ध्यान देने की बात है कि रणथंभौर किले में तो जौहर हुआ था, जिसकी दूसरा बड़ा विशद वर्णन है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के किले में ऐसा कोई जौहर का उल्लेख नहीं मिलता, जहाँ तक ऐतिहासिक स्रोत की बात है। के संदर्भ में यहाँ एक ध्यान देने की बात और है कि यह आक्रमण एक तरीके से प्रसारवादी नीति का आक्रमण था। चित्तौड़ का जो आक्रमण था उसका रानी पद्मिनी से कोई लेना देना नहीं। ये प्रकरण उठा कहाँ से, ये सारे प्रश्न उठते हैं 1540 के आसपास। एक हिंदी के बड़े प्रसिद्ध सूफी कवि हैं, हिंदी के छात्र बेहतर जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने एक रचना लिखी है, महाकाव्य है पद्मावत, उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया और वहीं से ये चल पड़ा। और कवि जब कल्पना करता है तो उसकी कल्पना इतनी, ये पद्मावत कहिए तो ऐतिहासिक घटना के आधार बना करके लिखा गया ऐसा काव्य है। ये कवि का कला कौशल ही होता है कि रचना इस तरह से लिख देता है कि देख करके लगता है कि ये घटना कभी घटित हुई होगी। तो ये उनकी उत्तम काव्य कला का प्रमाण है। कहानी आप सब जानते हैं ना, पता है ना। संक्षेप में बता दें कि इस युद्ध का कारण ये बताया जाता है कि अलाउद्दीन राणा रतन सिंह की रानी के रूप सौंदर्य, अप्रतिम रूप सौंदर्य से प्रभावित होकर के उनको प्राप्त करने की लालसा से उन्होंने आक्रमण किया था। और जब वो चित्तौड़गढ़ का किला घेरा लगाए हुए थे तो उस समय उन्होंने एक शर्त रखी कि एक बार दिखा दिया जाएगा तो वापस चले जाएंगे। तो राणा ने सोचा कि ठीक है भाई, अब इतनी बड़ी समस्या है, तो अंदर ले गए और दर्पण में दिखाया। बताया जाता है देखने के बाद उनके रूप लावण्य पे अलाउद्दीन और मोहित हो गया और उसने प्राप्त करने का निर्णय किया। और जब राजा रतन सिंह उनके सैनिक उनको बाहर छोड़ने आ रहे थे, उसी समय अलाउद्दीन के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। और राणा के बंदी बनाए जाने के बाद अब हलचल मची और अलाउद्दीन ने यह प्रस्ताव रखा कि अगर आप पद्मिनी को दे दें, पद्मिनी का हाथ हमें दे दें, तो हम राणा को छोड़ देंगे। तो राजपूतों ने भी सोचा कि छल के साथ छल किया जाए। रहे हूँ, आप जानते हैं किस तरीके से 700 पालकियों में बताया जाता है कि राजपूत सैनिक सवार होकर के गए और अलाउद्दीन धोखा खा गया। और उसी में जो है राजपूत सैनिकों ने अचानक आक्रमण करके राजा राणा रतन सिंह को छुड़ा लिया और रतन सिंह पद्मावती चित्तौड़गढ़ आ गए। गोरा बादल की बड़ी चर्चा है। गोरा बादल दुर्ग बचाने में प्रतिद्वंदियों से लड़ते हुए शहीद हुए। और ये पद्मावत की कहानी आगे और बढ़ती है कि राणा रतन सिंह ने उस समय कुंभलगढ़ के राजा थे देवपाल, उन्होंने भी जो है यही हरकत की थी, उनकी पत्नी पे बुरी नज़र डाली थी, रानी पद्मिनी पे। तो वहाँ पे उन्होंने फिर आकर के उन्होंने कुंभलगढ़ पे देवपाल पे आक्रमण किया और देवपाल की हत्या कर दी। उसमें वो घायल हुए। घायल होने के बाद कुछ समय के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद रानी ने जौहर कर लिया। यही कहानी है जो कि पद्मावत में जायसी ने इसको बड़े ढंग से पिरोया है और बड़ी लोकप्रिय है। तभी से ये सारी बातें शुरू हुई। ये बिल्कुल से एक साहित्यिक कृति है, एक कल्पना है। इतिहासकार चाहे डॉक्टर गौरीशंकर ओझा हों, चाहे डॉक्टर के.एस. लाल हों, इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये घटना ऐतिहासिक नहीं है। मालव का आक्रमण के सूबेदार आइनुल मुल्क को अलाउद्दीन ने 1305 में मालव पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और उस समय मालव का जो शासक था उसका नाम था महलक देव और उसका वर्धिक सेनापति था हरनंद नाम था उसका, बड़ा प्रतापी योग्य सेनापति था। लेकिन इस युद्ध में जो है मुल्तान के जो सूबेदार थे आइनुल मुल्क, उन्होंने राजा महलक देव को पराजित किया और भाग करके मांडू चले गए और इनके सेनापति की मृत्यु हो गई।
तो बाद में इनको मालो को जो है दिल्ली में मिला लिया गया और वो जो सूबेदार जिन्होंने की विजय प्राप्त की थी आमिर मुल्क, उनको यहाँ का सूबेदार बना दिया गया। संक्षेप में मालो की बात और सिवान की बात। ये आक्रमण 1308 में अलाउद्दीन ने यहाँ पे आक्रमण किया। यहाँ पे उस समय परमार शासक थे, परमार शासक थे जिनका नाम था शीतल देव। परमार शासक शीतल देव को 1308 में पराजित करके अलाउद्दीन ने इन्हें अपनी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, दिल्ली के राज्य में मिला लिया। और जालौर जो है इनका अलाउद्दीन का अंतिम आक्रमण था उत्तर भारत का, जो 1311 में हुआ। 1311 में उत्तर भारत में अंतिम आक्रमण था जालौर का। यहाँ पे उस समय जालौर में चौहान वंशी राजा थे, कान्हा देव कहते थे उनको, कृष्ण देव तिलटी नाम था शायद, देख लीजिएगा। कान्हा देव उनका पॉपुलर नाम था। बड़े साहसी और बड़े महान योद्धा थे। उन्होंने अलाउद्दीन को कुछ चुनौती दी, अलाउद्दीन को बुरा लगा तो उन्होंने 1311 में जो है इनके विरुद्ध सेना भेज दी। और एक और रोचक बात है कि जालौर आक्रमण करने के लिए भेजा किसे था इन्होंने, तो इन्होंने मलिक शाहीन को भेजा था। किसको भेजा था? मलिक शाहीन। मलिक शाहीन कौन थे? मलिक शाहीन जो है इनकी एक दासी पत्नी थी, दासी का नाम था गुलबहिस। अलाउद्दीन खिलजी का संबंध गुलबहिस उनकी प्रिय दासी थी, उनके पुत्र थे ये मलिक शाहीन। उनको इन्होंने जालौर विजय के लिए भेजा। लेकिन इस युद्ध अभियान में उनकी माता गुलबहिस भी आई और मलिक शाहीन भी थे। हुआ यूँ कि इनकी माता जी को बुखार हो गया और ये दिवंगत हो गई। और युद्ध करते हुए जालौर में चौहान वंशी शासक कान्हा देव से पराजित हुए। उन्होंने जो है इनके दासी पुत्र, इनके उसकी दासी गुलबहिस से उत्पन्न पुत्र मलिक शाहीन की हत्या कर दी। और इसके बाद से अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन को भेजा। क्या नाम था उनका? कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग को इन्होंने भेजा और कमालुद्दीन गुर्ग ने ही जो है जालौर की विजय की। जालौर पे उन्होंने, इनके नेतृत्व में लड़ा गया, विजय हुई और जो उनके वंशज थे बाकी लोग कान्हा देव के, उनकी हत्या कर दी गई। ये संक्षेप में उत्तर भारत में अलाउद्दीन के आक्रमण की बात है। थैंक यू।